हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने एचपीजीके के 50 क्वेश्चन तक हमने यहाँ पे कर लिए थे। आज से 51 क्वेश्चन हम देखेंगे। पब्बर नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील से आपके पास देखने को मिलता है? तो एचपीजीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट हम कर लेंगे। पार्ट 2 समझ लीजिए इसको। पार्ट 1 का वीडियो का जो है आपके पास डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आपने देख लेना। पब्बर नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील है? चंद्रनाहन झील आपके पास देखने को मिलती है। पब्बर नदी की अगर मैं बात करूँ तो किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है? हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पास पब्बर नदी का उद्गम आपके पास होता है। और पब्बर नदी आपके पास शिमला की इम्पॉर्टेंट एक जो है, कह लीजिए कि एक लोकल रिवर आपके इसमें समझ लीजिए, जो कि आगे जाकर किसी एक बड़ी नदी की सहायक नदी बन जाती हैं। क्वेश्चन आपके लिए है कि पब्बर नदी है किसकी सहायक नदी है? एक प्रश्न आपके लिए सिंपल सा ये रहेगा। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि पब्बर नदी है, पब्बर नदी का उद्गम स्थल आपके पास कौन सा स्थल आपके पास देखने को मिलता है? चंद्रनाहन, जो आपके पास एक झील भी है। तो चंद्रनाहन झील से पब्बर नदी आपके निकलती है। और ये चंद्रनाहन झील कई बार इससे भी प्रश्न बनता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर ही देखने को मिलती है। अब इस चंद्रनाहन झील की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। किस चोटी पर है? कई बार इस चोटी का नाम भी पूछा जाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है चीज़ें पता नहीं लगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नहीं पता होगा तो ये लिख देना कि पता नहीं है, आपको रिप्लाई वहाँ पे कर दिया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1939 को। 16 जुलाई 1939 को आपके पास धामी गोलीकांड देखने को मिलता है। और कहाँ से संबंधित है? धामी से संबंधित है। धामी एक जगह है डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर, एक जगह का नाम है धामी। तो धामी गोलीकांड यहीं पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे पत्थर का मेला भी आपके इसके समीप लगता है, आलोक के समीप जो आपके देखने को मिलता है। ये भी धामी वाला एरिया ही आपके पास है। तो ये धामी गोलीकांड डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर आपके पास देखने को मिलता है। आगे चलेंगे आपके पास। हाँ, इसमें धामी गोलीकांड का आपने याद रखना, इसमें कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये धामी गोलीकांड है, कितने लोग इसमें मारे गए थे? एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि धामी गोलीकांड में जो मुख्य आरोपी है वो कौन था? और दूसरा ये प्रश्न भी बनता है कि धामी गोलीकांड में किसने नेतृत्व किया था? किसके नेतृत्व में आपके पास जो है एक टुकड़ी आपके निकली थी, कह लीजिए लोगों का एक जो है दल कह लीजिए, कि जो आपके पास गए थे और जिस कारण ये धामी गोलीकांड यहाँ पे घटित हुआ है। इसके पीछे की स्टोरी आपको हिस्ट्री में जाकर आपने इसको देख लेना। क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ उसके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट यहाँ पे करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, मियाँ चुच्चू कौन थे? तो ये आपके सिरमौर के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका संबंध आपके पास देखने को किससे मिलेगा? जिनका संबंध देखने को मिलता है 1942 में आपके पास पजोता आंदोलन जो हुआ था, इससे संबंधित व्यक्ति थे। और कहाँ के थे? आपके पास डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के ही व्यक्ति थे, जो कि आपके पास एक जगह है टपरोली, वहाँ की इनका जो है इनका पैतृक गांव है। पेंडकुफा टपरोली के आसपास का एरिया है, वहाँ से इनका संबंध आपके पास देखने को मिलता है। जातक किला किसने बनाया था? जातक, कई जगह इसको जातक लिखा होता है, कई जगह जेतक, कई जगह जेतक दुर्ग होगा, कई जगह जातक किला होगा, या कई जगह जातक दुर्ग आपके पास होगा। दुर्ग और किला दोनों एक ही बात है। कई जगह इसको दुर्ग लिखा होता है, कई जगह किला लिखा होता है, कई जगह जातक फोर्ट भी आपके लिखा हो सकता है। तो समझना है कि एक्चुअल में प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो ये किसने बनाया था? ये रणजोर सिंह द्वारा बनाया गया था। और जातक किला एक्चुअल में ये है कहाँ? तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर आपके पास देखने को मिलता है जातक किला। और सिरमौर में कहाँ पे देखने को मिलेगा? सिरमौर में नाहन के समीप आपके पास ये नियर बाय आपके पास नाहन के देखने को मिलता है जातक दुर्ग, जो कि नाहन से जो है लगभग 7 to 8 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया है, जहाँ पे ये आपके पास फोर्ट देखने को मिलता है। एक ये आपके पास टूरिस्ट प्लेस के तौर पे आप इसमें जा सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे जाना प्रतिबंधित आपके किया गया है। तो अगर आपका प्लान बनता है तो सोच समझ कर जाए, क्योंकि ये लोकल एरिया में कुछ एक इशू चल रहा है, जिस कारण यहाँ पे इस फोर्ट पे अब जाने नहीं दिया जाता। तो किसके द्वारा बनाया गया था? रणजोर सिंह द्वारा। अब ये रणजोर सिंह कौन थे? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज कंटिन्यू आपको क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ, ताकि क्यूरियोसिटी आपके बनी रहे कि एक्चुअल में एचपीजीके हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं पता है, जो आपको होनी चाहिए पता। तो रणजोर सिंह ये कौन थे जिन्होंने ये जातक किला बनाया था? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बनाया था। जातक की एक जगह है, वहीं पे ये बनाया था। जातक दुर्ग, इसी कारण इसको नाम पड़ा जातक दुर्ग, क्योंकि जातक एक जगह है, उस जगह पे ये बनाया गया था। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, मंडी शहर के नए शहर की स्थापना किसने की? अब देखिए, मंडी शहर के नए शहर की स्थापना किसने की? तो ये प्रश्न आपके पास है। तो मंडी रियासत अलग थी, मंडी शहर अलग है। मंडी रियासत की स्थापना की थी, किसने की थी? ये प्रश्न आपके लिए रहेगा। मंडी शहर की स्थापना किसने की? अजबर सेन द्वारा आपके की गई थी।
आगे चलेंगे, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित किया गया? तो 1996 की बात है, जहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग गठित आपके किया गया था 1996। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा, ये अपने पर्टिकुलर ईयर आपने याद रखना है। कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले को घेरा था? तो रूपचंद के समय की बात है। तो किसके समय की बात है? रूपचंद के समय की बात है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास हिस्ट्री से, कांगड़ा की हिस्ट्री आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है। अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कांगड़ा हिस्ट्री आप निस्संदेह रट कर चले जाना, क्योंकि जो कितनी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, कुछ लॉजिक आपके लगाना, कुछ आपको रटनी पड़ेगी चीज़ें, तो वो तो फिर आपको याद करनी ही होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, पंचायती राज शिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? तो सभी को पता है पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान आपके पास कहाँ पे देखने को मिलता है? शिमला के अंदर एक जगह है आपके पास मशोबरा। तो मशोबरा में आपके पास पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना आपके कब हुई? तो हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग लिमिटेड की स्थापना 1970 में आपके देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके पास देखने को मिलेगा, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनघनत्व, तो सभी को पता है 1 2 3 बस 123 आपके पास जनघनत्व आपके पास देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 123 आपके यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा, कांगड़ा का प्राचीन कालीन नाम क्या था? तो कांगड़ा का पुराना नाम कई बार पूछा जाता है, कई जगह प्राचीन नाम इसको लिखा होता है, तो दोनों एक ही बात है, पुराना नाम कह लीजिए, प्राचीन आप कह लीजिए। तो प्राचीन कालीन नाम कहना ज़्यादा उचित आपके रहेगा, तो ये आपके तिगत आपके कहलाता है। कई बार आपके पास ऑप्शन में तिगत ना देकर नगरकोट दिया जाता है, कई जगह भीमकोट। भीमकोट हो गया, तिगत हो गया, नगरकोट हो गया, ये तीनों एक ही है, कांगड़ा के प्राचीन नाम इनको आपके कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश 1948 में कितने जिलों के साथ अस्तित्व में आया था? तो सभी को पता है 1948 में हिमाचल प्रदेश आपके बन चुका था। तो हिमाचल प्रदेश जो आपके पास 1948 की अगर हम बात करें तो कितने जिलों के साथ अस्तित्व में आया था? 4 आपके पास थी। पहला कौन सा था आपके पास? पहला आप सिरमौर मानकर चलिए, दूसरे चंबा मानकर चलिए। सिरमौर और चंबा में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी जो सीमा है, इनका जो आपके पास एरिया है, उनकी एरिया या सीमाओं में कोई परिवर्तन आपके नहीं किया गया था। ये फैक्ट पे आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1948 में जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तो ऐसे कौन से ज़िले थे जिनके सीमा में परिवर्तन नहीं किया गया? तो सिरमौर और चंबा ऐसे 2 ज़िले आपके पास देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी के हिसाब से अगर आप देखिए तो इनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन आपके नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके पास मंडी और महासू भी आपके पास थे, हालांकि बाद में महासू ही आपके पास शिमला आपके बन जाता है। तो शिमला जो आपके पास वर्तमान में ये महासू का पार्ट आपके हुआ करता था। तो ये छोटे छोटे फैक्ट आपको साथ लेकर चलना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास जो देखने को मिलता है, प्रश्न आपके पास है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना? तो ये तो आपका हो गया 1948 की बात आपके पास है। हाँ, कितनी रियासतों से मिलकर बना था, ये भी प्रश्न आपके पास है। तो आपके पास 30 रियासतों से मिलकर आपके पास हिमाचल प्रदेश आपके पास जो 4 जिलों के रूप में अस्तित्व में देखने को मिलता है। आपके पास 30 रियासतों को मिलाकर 4 जिले आपके यहाँ पे बनाए गए थे। बाद में समय के साथ चीज़ें आपकी बदलती गई, इसमें जिले जुड़ते गए, इसमें एरिया भी बढ़ता गया। उसकी एक अलग से मैंने वीडियो डाली है, तो आपके HPG के जा लेना, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी जो वीडियो है उसमें जाकर देख लेना। HPG का जो अगर आपने हिस्ट्री देखनी होगी, कैसे कैसे यहाँ पे जिलों की संख्या बढ़ी, कैसे एरिया यहाँ पे आपके बढ़ता गया, कब कब या आपके पास प्रोविज़न जो आपके हुए वो कब कब हुए और उसमें क्या क्या प्रावधान आपके देखने को मिले, वो HPG वाली वीडियो में आप अलग से जाकर देख लेना। अब यहाँ 1 लाइन हम देख लेंगे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त आपके पास NC मेहता देखने को मिलते हैं। उप मुख्य आयुक्त भी पूछे जाते हैं तो EP मून। ये दोनों आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रटने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ये वाली चीज़ें तो हमने कर ली। मुख्य आयुक्त क्षेत्र जो आपके पास स्टार्टिंग में रहा था, तो ये आपके पास कितने जिले थे? 4 जिले आपके पास थे। चंबा आपके पास हो गया, मासू हो गया, मंडी हो गया, आपके पास सिरमौर हो गया। तो ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं। हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र तो कब से कब तक रहा? 1948 से 1951 तक देखने को मिला। 1951 के बाद आपके पास क्या हुआ कि आपके पास भारत की जो संसद है उसमें आपके पास पार्ट जो C राज्य आपके पास होने थे उनके लिए एक जो है पारित किया गया विधेयक, जिसके कारण जो पार्ट C के राज्यों को मान्यता प्रदान की गई और जिसके कारण 1951 से लेकर 56 तक हिमाचल प्रदेश जो है पार्ट C आपके पास देखने को मिलता है। उसके बाद 1956 से लेकर 1971 सभी को पता है केंद्र शासित प्रदेश आपके देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर आपसे पूछा गया है, तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है। प्रथम उपराज्यपाल के पद पे आपके पास कौन रहे थे, तो आपके पास मेजर जनरल हिम्मत सिंह पहले आपके पास उपराज्यपाल नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव, तो ये हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, चाहे आपके पास बात की जाए भारत की, तो भारत में लोकसभा के लिए भी 1951 में आम चुनाव जो आपके पास देखने को मिले 1951-52, तो यहाँ पे 1951 आपके इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चुनाव आपके 1951 में कुछ हुए, और हालांकि इसके रिजल्ट आपके 1952 तक देखने को मिले, तो 1952 ऑथेंटिक आपके पास कह सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए चुनाव जो है समाप्त कब हुए थे या पूर्ण कब हुए थे, तो आपके पास 1952 में। ग श्रेणी का राज्य बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया, तो पार्ट सी, पहले आपके पास बिलासपुर जो था पार्ट सी आपके पास था, वही वाला पार्ट सी जिसको 1951 में आपकी मान्यता प्रदान की गई थी पार्ट सी के रूप में। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी पार्ट सी था, बिलासपुर अलग से पार्ट सी था, लेकिन 1951 में क्या 1954 की ये बात है, 1951 में पार्ट सी जो आपके पास बिलासपुर था, इसको हिमाचल प्रदेश में आपके विलय किया गया, और इसके विलय करने के साथ साथ विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ी, और साथ में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो आपके सीमा में परिवर्तन भी आपके देखने को मिला, यानी कि सीमा में जो आपके पास क्षेत्रफल था, वर्ग क्षेत्रफल में बढ़ोतरी आपके यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कब इसको किया गया था, 1 जुलाई की बात है, 1 जुलाई 1954 की ये बात है। आगे चलेंगे। हिमाचल प्रदेश का 15 अप्रैल 1948 के समय जो आपके पास गठन आप कह लीजिए कि जो आपके पास अस्तित्व में आया, उस समय हिमाचल प्रदेश का एरिया आपके पास कितना था, तो 27,018 वर्ग किलोमीटर आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। बाद में आपके पास क्या हुआ, बाद में आपके पास जैसे ही 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर आपके मिलाया गया, तो बिलासपुर अब क्योंकि आपके पास पार्ट सी अलग से था, इसका क्षेत्र हिमाचल में मिलाया, तो उसके बाद आपके पास जो है एरिया बढ़कर कितना हो गया 28,185 वर्ग किलोमीटर। और बाद में आपने देखा होगा कि आपके पास जैसे ही पंजाब का पुनर्गठन किया गया, ये आपके पास 1 नवंबर 1966 की बात है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1 नवंबर 1966 को जो फजल अली की अध्यक्षता में आपके पास एक कमेटी आपकी बनी थी पुनर्गठन आयोग के लिए, और उसमें जैसे ही आपके पास से कुछ एक जो क्षेत्र था पंजाब का, वो हिमाचल में सम्मिलित किया गया, जिसके कारण जो आपके पास क्षेत्रफल 28,185 से बढ़कर आपके पास 55,673 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो कि 8% आपके पास है। यहाँ ना केवल आपके पास एरिया बढ़ा, बल्कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी आपके यहाँ पे इंक्रीज हुई है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके पास है, पंचपूला पिकनिक रिजोर्ट आपके पास जो देखने को मिलता है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलता है डलहौजी। डलहौजी की अगर मैं बात की जाए, तो यहाँ पे डलहौजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डलहौजी आपके पास जो किसके रूप में देखने को मिलते हैं, 1854 की अगर मैं बात करूँ, तो डलहौजी भारत के क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। तो डलहौजी ने बहुत से काम किए, कौन कौन से काम किए हैं डलहौजी ने, जैसे कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, शिक्षा संबंधी चार्ट वो डिस्पैच यहाँ पे देखने को मिला। इसके अलावा भारत में जो पहली ट्रेन है डलहौजी के समय चली, तो यहाँ पे डलहौजी के अंदर हिमाचल प्रदेश में एक जगह है डलहौजी, जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे एक रिजोर्ट है पंचपुला रिजोर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है रिजोर्ट, इसी कारण आपकी ये जीके के सेक्शन में आपके पास कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पर्यटन जो कितने भी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, वो अपने आप में कहीं ना कहीं अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभाते हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, बाकी वैसे तो इनका महत्व आपके पास पता ही है कितना आपका होगा। अगला प्रश्न आपके पास है, चंबा में रंगमहल बना है। देखिए चंबा का रंगमहल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंबा रियासत की स्थापना किसने की, पहला प्रश्न, चंबा शहर जो है आपके पास ब्रह्मपुरा से जो राजधानी आपकी चंबा जो आपकी स्थानांतरित की थी, किसने की थी, ये प्रश्न आपके पूछा जाता है। चंबा शहर की स्थापना किसने की, ये प्रश्न पूछा जाता है। चंबा में सूही मेला लगता है, ये प्रश्न आपके पूछा जाता है। किसकी याद में लगता है, ऐसे प्रश्न आपका बनता है। वहीं आपके पास चंबा का जो ये रंग महल है, ये भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने ये बनवाया था, उमेद सिंह द्वारा आपके ये बनाया गया था। जब तक कि आपके पास 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कहीं ना कहीं HPG का आपके पास ऑलमोस्ट कवर यहाँ से हो जाएगा। तो अगर आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि HPG के लिए कोई और बुक आपको लेने की ज़रूरत है। अगर आप जो है कंपटीटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो क्लास 3 तक की, तब अगर आप क्लास 2 और क्लास 1 की कर रहे हो, फिर थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये इनफ आपके लिए रहने वाला है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, चुनांग चोटी अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आपके पास देखने को मिलेगी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आपके पास कहाँ पे देखने को मिलेगी चुनांग चोटी, ये देखने को मिलती है धौलाधार में। और धौलाधार की अगर मैं बात करूँ, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, मोलाग के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में किया था, अगर आपको याद आ रहा हो।
मोलाग किसे कहा जाता है? मोलाग के नाम से जाना जाता है धौलाधार को। तो यहाँ पे चोलांग जो चोटी यहाँ पे अवस्थित है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर धौलाधार श्रेणी में। इससे कई बार हाइट पूछ ली जाती है, 3270 मीटर इसकी हाइट यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपके पास है, किन्नर कैलाश चोटी किस जिले में है? तो किन्नर कैलाश चोटी की अगर मैं बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके पास किस पर्वत श्रृंखला में है, पहला प्रश्न। दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किन्नर कैलाश चोटी जो है एक आपके पास पर्यटन केंद्र भी समझ लीजिए कि यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके पास एक ट्रैक है, तो किस जिले में अवस्थित है? आपके पास किन्नौर में देखने को मिलता है। इसकी हाइट कितनी है, ये प्रश्न जब करेगा। दूसरा प्रश्न आपके पास है, किस पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलती है? ये प्रश्न आपके लिए यहाँ पे रहेगा। ईमानदारी से प्रश्न को नोट कीजिए होमवर्क के तौर पे, और उनके क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो फाइंड आउट कीजिए, आपको बहुत चीज़ें पता लगेगी। आगे आपके पास प्रश्न आपके देखने को मिलेगा, शिमला और सिरमौर के बीच जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला अवस्थित है? तो आपके पास चूड़धार है। और चूड़धार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास शिमला की दक्षिण की चोटी आपके पास कहलाई जाती है चूड़धार, और उसको चूड़ चांदनी के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और चूड़ चांदनी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास चूड़ चांदनी को जो है स्नो ऑफ बेंगल भी कहा जाता है। चूड़धार हो गया, स्नो ऑफ बेंगल हो गया, चूड़ चांदनी हो गया, एक ही चोटी है सभी, एक ही के अलग अलग नाम है। शिमला की दक्षिण की चोटी है जो कि शिमला और सिरमौर को आपके अलग करती हैं, इस कारण ये इंपॉर्टेंट है। और इस कारण भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी आपके चूड़धार ही है, जो कि लगभग आपके पास 3647 मीटर आपके पास देखने को मिलती है। अगर बात की जाए फीट में कितनी है, तो 11,982 फीट, 11,982 फीट आपकी हाइट है अगर फीट में पूछा जाए। अगर मीटर में पूछा जाए 3,647 मीटर इसकी हाइट देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपके पास देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती हैं? तो सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती हैं, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला जो आपके पास हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ना होकर आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है कि किन्नौर को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती हैं, तब भी आपके पास जास्कर पर्वत श्रृंखला आएगा। और यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश को कौन सी पर्वत श्रृंखला चाइना से अलग करती है, क्योंकि तिब्बत में चाइना का आपके पास सभी को पता है प्रभुत्व है, तो वहाँ पे चाइना भी कई बार हो सकता है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि इंडिया और चाइना को कौन सी पर्वत श्रृंखला आपके अलग करती हैं, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला हिमाचल में आपके पास जो देखने को मिलती है ये आपके यहाँ पे अलग करती हैं। तो तिब्बत वाले एरिया की बात की जा रही है, तो अगर आपके पास अलग पूछा जाए, जैसे पीओके वाला ऊपर वाला पूछा जाए, सियाचिन वाला, वो वाला हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हिमाचल जीके एचपीजीके हम पढ़ रहे हैं, तो एचपीजीके के फैक्ट यहाँ पे देख रहे हैं। आगे चलेंगे, आपके पास हाथीदार किन जिलों की सीमा बनाती हैं? हाथीदार इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ये जोत भी आपके पास एक्चुअल में है, तो ये भी इस कारण इंपॉर्टेंट आपके रह जाता है। तो हाथीदार किन दो जिलों के बीच में सीमा बनाती हैं? तो आपके पास क्या है, कांगड़ा और चंबा के बीच ये देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट आपके पास देखने को मिलेगा। रियो पुरगिल की बात की जाए तो चोटी किस पर्वत श्रृंखला में? रियो पुरगिल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो कि आपके पास शिला है, शिला से बाद अगर आपके पास दूसरी चोटी जो इंपॉर्टेंट है वो रियो पुरगिल है, सेकंड नंबर पे आती है हाइट वाइज, तो जो आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला में ही आपकी अवस्थित है। शिला भी आपके पास जास्कर पर्वत श्रृंखला में, दोनों किन्नौर के अंदर है। शिला की हाइट की मैं बात की जाओ 7,025 मीटर या 7,026 मीटर आपके पास कई बुक्स में होगा, तो दोनों आपके सही है। बाकी रियो पुरगिल तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 6,816 मीटर आपके पास उसकी हाइट देखने को मिलती है। सांस दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो सांस दर्रा आपके पास देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट चंबा में। इसके अलावा चंबा में और कौन कौन से दर्रे हैं? सांस दर्रा है, चीनी दर्रा है, छोबिया दर्रा है, तो किस जिले में आपके पास है? चंबा में। कैसे इसको याद रखेंगे? इसको करना अपने पास SCC, तो ठीक है SCC इसको याद रखना। सांच हो गया, छोबिया आपके पास हो गया, और आपके पास चीनी दर्रा हो गया, तो ये इस तरह से इसको याद रखने के लिए बेस्ट ट्रिक आपके पास रहेगी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 अगर आप देखिए तो रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला के बीच में आता है? रोहतांग दर्रे की हाइट कई बार पूछी जाती है 3,978 मीटर, हो सकता है 3,900 आपके पास 80 मीटर आपके पास दी हो, तो दोनों आपके पास सही है। अप्रॉक्सीमेट आपके पास ये 80 आपसे दिया जाता है, ऐसे एक्चुअल में 78 आपके पास है, लेकिन 80 भी है तो फिर भी आपके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस पर्वत श्रृंखला में रोहतांग दर्रा देखने को मिलता है? पीर पंजाल के अंदर आपके देखने को मिलता है। कांगला क्या है? कांगला भी एक दर्रा है, कहाँ का दर्रा है? आपके पास लवलैंड स्पीति के अंदर आपके पास देखने को मिलता है। कुंजुम आपके पास क्या है? कुंजुम भी एक दर्रा है, तो आपके पास कहाँ पे देखने को मिला है? लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। दुलाची की अगर मैं बात करूँ, दुलाची क्या है? दुलाची भी आपके पास एक दर्रा है, जो कि कहाँ पे देखने को मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर देखने को मिलता है।
बारालाचा भी एक दर्रा है जो कि लाहौल स्पीति में है। उसी तरह चिनाब नदी जो किस दर्रे से निकलती है, तो ये देखने को मिलती है बारालाचा दर्रे से। इस कारण ये इंपॉर्टेंट है। लाहौल स्पीति का एक दर्रा है जो आपके पास बारालाचा दर्रा है, जहाँ से आपके पास चिनाब नदी का उद्गम स्थल आपके होता है। हालांकि चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे से ऐसे तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो चिनाब नदी है वो दो नदियों से मिलकर बनती है। एक है भागा, दूसरी आपके पास चंद्रा। चंद्रा और बागा ये दोनों नदियां आपके पास मिलती है तांडी नामक स्थान पे। तांडी एक जगह है जो कि आपके पास द्रौपदी का अंत्येष्टि स्थान भी आपके माना जाता है। इस स्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपके पास चिनाब नदी का उद्गम स्थल होता है, जो कि चंद्रा और भागा दोनों घाटियाँ जो आपके पास हैं, उन घाटियों की अगर मैं बात करूँ बारालाचा दर्रे से ये घाटियाँ आपके देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे बात की जाए, दोनों नदियाँ हैं, दोनों विपरीत दिशाओं से आके एक जगह पे मिलती है तांडी पे। उस तांडी नामक स्थान के बाद इसका नाम जो है चंद्रा भागा से होकर आपके पास इकट्ठी जब हो जाती हैं, इसको चिनाब के नाम से जाना जाता है। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी आपके कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा। प्रश्न है आपके पास, महाभारत के युग में किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजवंश की नींव रखी थी? तो कटोच राजवंश की नींव किसने रखी थी? सुशर्मा ने रखी थी। सुशर्मा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास इसने महाभारत के युग में भाग लिया था। तो कई बार प्रश्न ऐसे बन जाता है, हिमाचल प्रदेश के किस राजा ने जो है कौरव की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और बाद में ये वहाँ से भाग गए थे? तो ये सुशर्मा आपके देखने को मिलते हैं। किस वंश के शासक थे? तो आपके पास कटोच वंश के शासक आपके देखने को मिलते हैं। तो किस समय की ये बात है? कि आपके पास 1400 BC की बात है। एक्चुअल में प्रश्न यही पूछा गया कि महाभारत के युद्ध में किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजवंश की नींव रखी थी? तो यहाँ पे किसने रखी थी? सुशर्मा ने। तो यहाँ से जब ये भाग गए थे महाभारत के युद्ध से, उसके बाद इन्होंने आकर जो कांगड़ा में कटोच वंश की नींव आपके यहाँ पे रखी थी और कांगड़ा का किला भी इन्हीं के द्वारा एक्चुअल में बनाया गया। ये वही किला है जो कि आपके पास 4 अप्रैल 1905 को आपके पास जो हिमाचल प्रदेश में भूकंप आया था और जिसमें आपके पास ये किला तहस नहस हो गया था, ये इन्हीं के द्वारा आपके बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा, कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगत सुख की राजधानी रहा था? तो कुलूटा। तो कुलूटा एक स्थान है जो कि आपके पास प्राचीन काल में जगत सुख की राजधानी आपके पास देखने को मिलता है। अब ये कुलूटा कहाँ पे है? पहला प्रश्न। दूसरा, जगत सुख की राजधानी जो थी ये आपके पास किस जगह की बात की गई? ये प्रश्न आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए होमवर्क का प्रश्न आपके रहेगा। अगला प्रश्न आपके पास है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश? सभी को पता है 1956 में, ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान तो सभी को पता है स्पीति आपके पास देखने को मिलेगा, जो सबसे ड्राई एरिया आपके पास है। तो यहाँ पे स्पीति है हिमाचल प्रदेश में, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान है। इसका मतलब ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो आपके पास स्पीति में देखने को मिलती है। कितने मिलीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है कमेंट सेक्शन में बताना, और कितने मिलीमीटर वर्षा अगर कम होती है, कितने मिलीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान को सूखा स्थान घोषित किया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। तो बाकी आज यहीं तक करते हैं, अगले 50 क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बताइएगा आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।